हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था प्रत्याहार के बारे में, आज उसके आगे शुरू करते हैं। वर्णमाला और उसके विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला जो कल कल चला था जो क्लास, उसमें जो प्रत्याहार बताया गया उसी से वर्णमाला का विकास हुआ है। वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। और इसमें जो है हम इसको क्रम वाइज पढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं इसमें हिंदी में इसका विस्तार कैसे हुआ है। अब जैसे वर्ण है, वर्णमाला पहले वर्ण को जानते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में जैसे भाषा की जो ध्वनि, वर्णमाला जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने कल इसकी चर्चा किया था, ध्वनि होती है। लेकिन भाषा की जो हम ध्वनि बोलते हैं उसको जो मैं लिख देता हूँ, जो हम लोग लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, वही क्या है? वर्ण है। ठीक, भाषा की लिपिबद्ध इकाई को वर्ण कहते हैं। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा ध्वनि होगा, लेकिन भाषा की लिपिबद्ध सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगर ध्वनि नहीं रहेगी तब वर्ण रहेगा। अगर जैसे ध्वनि नहीं दिया, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि नहीं दिया तो पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ध्वनि नहीं है तो किसको मारेंगे? वर्ण को। अगर वर्ण और ध्वनि दोनों है तो किसको मारेंगे? ध्वनि को। ठीक है, लिपिबद्ध अगर दे दिया, मान लीजिए यहाँ लिपिबद्ध कर दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको ध्वनि मारेंगे, ध्वनि। अगर पूछ लिया लिपिबद्ध, लिपि दे दिया, लिखने मतलब लिखना, भाषा की सबसे जो लिखा जाता सबसे छोटी इकाई, तब वर्ण होगी। अगर पूछ दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या होगी? ध्वनि होगी। अगर अगर इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया लिपिबद्ध भाषा की सबसे छोटी इकाई और वर्ण और ध्वनि दोनों दिया रहेगा तो वर्ण मारेंगे, ध्वनि वहां से हट जाएगी। तब ध्वनि जो हम सुनते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, वही क्या है? ध्वनि। तो वही भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई। अगर उसी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे का बोला, का को मैंने लिख दिया, इसे क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक, तो भाषा की लिपिबद्ध इकाई मतलब लिखा जाने वाला हो तो क्या होगा? वर्ण होगा। अगर उस तरह पूछ दिया, उस तरह कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या होगी? ध्वनि। ठीक है ना, वही हो गया वर्ण। वर्ण या अक्षर, इसी को क्या कहेंगे हम? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर कहेंगे, अक्षर। ठीक है, वर्ण या अक्षर, भाषा की लिपिबद्ध इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी को अगर हमने लिपिबद्ध कर दिया, वही क्या हो गया? वर्ण हो गया, वही अक्षर हो गया। अक्षर मतलब ना क्षरत अक्षर है, ठीक है ना, जिसका क्षर न हो। जैसे का हो गया, का एक क्या वर्ण है। ठीक, अब इसका और खंड हो सकता है, जैसे का प्लस आ। ठीक, का के बाद कौन आएगा? अब जैसे का लिख दिया, ये अर्धमात्रिक वर्ण है। का को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक का अर्धमात्रिक वर्ण है। और अक्षर, अभी अक्षर हो गया वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर लिपिबद्ध में जी। और उस तरह पूछे गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या कहेंगे? ध्वनि। जब लीप न रहे, एक शब्द देखना लिपिबद्ध, अगर ध्वनि और वर्ण दोनों रहेगा, ठीक, और लीप नहीं है, मान लीजिए लीप नहीं दिया गया, क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये शब्द नहीं है ना लिपिबद्ध, जैसे लिखने योग, तो लिपिबद्ध अगर उसमें लिपिबद्ध है तब वर्ण मारेंगे। ठीक, अगर यही शब्द नहीं रहा तो क्या मारेंगे? ध्वनि मारेंगे। अगर ये है और ध्वनि और वर्ण दोनों है तो वर्ण मारेंगे। ठीक, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। जैसे वर्ण हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब वर्ण, यही वर्ण के व्यवस्थित समूह। ठीक, वर्णमाला है तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं।
अब वर्णमाला जैसे हमारे हमारे हिंदी में वर्णमाला जैसे वर्ण की व्यवस्था जो है दो प्रकार से है। ठीक, एक पहला है स्वर, स्वर वर्ण होते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है ना जी व्यंजन वर्ण। जैसे वर्ण को दो भाग में बांटा गया, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। अब हम पहले स्वर वर्ण को देखते हैं। इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ये, अच प्रत्याहार के अंतर्गत। कौन? स्वर। पूरा स्वर जो है, माहेश्वर सूत्र जो है, 14 माहेश्वर सूत्र है, उसमें स्वर जो दिया है अयुण ऋलिक अयोंग अयोंग अयोच हयवरट अयोच तक, आ से चा तक। इसी में आ ई उ री री ए ऐ ओ औ इतना वर्ड आएंगे, इसमें हो जाएगा अच। तो इसी को हम देखते हैं आगे। पहले स्वर के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला कितने प्रकार में है? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। स्वर को हम अच कहेंगे और व्यंजन को क्या कहेंगे? हल। ठीक, व्यंजन क्या कहेंगे? हल। तो हल मतलब पूरा जितना व्यंजन है 3300 व्यंजन इसमें आएंगे। ठीक है। और अच मतलब जो 11वां स्वर है, अच में संस्कृत में है, संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। ठीक, हिंदी में 11 हो जाते हैं। तो आइए इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। स्वर, स्वर या ये टेट में आता है क्वेश्चन इसका कि अच किसे कहते हैं, पूछ लेता है। एक बार टेट में पूछा था, अभी बताएंगे। एक बार ये जैसे पूछेगा स्वर या अच, स्वर न देकर अच देगा, दे देगा कि अचों की संख्या संस्कृत में कितनी है, हिंदी में कितनी है। ठीक है ना। तो हिंदी में कितनी अचों की संख्या? 11। और संस्कृत में कितनी है? 9। ठीक। अब देखिए स्वर है। अब स्वर को विद्वानों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, उसके इसी अनुसार हम पढ़ेंगे। जैसे स्वर है, इसमें देखिए जैसे स्वर की परिभाषा, तो स्वर की परिभाषा मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वर, संस्कृत में कहा गया है। ठीक, जो स्वयं में मतलब विचरण हो, किसी की आवश्यकता ना हो, वो क्या है? स्वर है। ठीक। अब स्वयं राजन्ते मतलब स्वर जितने आ हैं, जैसे आ हो गया, एक इसमें किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको अकेले बोल सकते हैं। लेकिन का, अगर का है, का में हलंत लगा है, इसको अकेले हम नहीं बोल सकते हैं जब तक इसमें क्या है? स्वर ना आए। इसमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, इसीलिए अर्धमात्रिक वर्ण इसको कहते हैं। ये आधा भी है, अर्धमात्रिक मतलब आधा वर्ण है ये। ठीक, ये आधा है, ये क्या है? पूर्ण है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे ई बोलना है आपको, तो ई बोल दीजिए बस, उसमें किसी का आवश्यकता नहीं है। अगर का बोलना, का में जब तक ये हलंत लगा है ना, ये अर्धमात्रिक हो गया। इसमें किसी न किसी, जैसे का में अगर यही ई आके जुड़ जाएगा, ठीक, का में क्या ई जुड़ा, तो क्या हो जाएगा? ई। अब ये पूर्ण हो गया। अब ये तुरंत इसको क्या करेंगे? ये हट जाएगा। ठीक, अब ये पूर्ण हो गया। ये मात्रिक होता है, मात्रा के आधार पर इसको 3 भाग में बांटे स्वर को। इसको अर्धमात्रिक कहते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण, स्वर नहीं, अर्धमात्रिक वर्ण है। अर्धमात्रिक वर्ण मतलब कब कहेंगे? जब इसमें ये कामा लगा रहेगा, जब ये आधा रहेगा। जब कामा लगेगा तो क्या हो जाएगा? जब ये कामा लगेगा तो ये आधा हो जाएगा जी। ठीक है ना। जब कामा हट गया तो इसमें कौन सी मात्रा है? इसमें अब क्या हो गया? छोटा। ठीक, ह्रस्व। ठीक, इतना समझ आया? हाँ। जैसे स्वर, ठीक, स्वर मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वर। स्वर मतलब जो स्वयं से उच्चारण हो, किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है ना। अब आइए व्युत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति स्वर की कितने भागों में हुई, विद्वानों कितने, पाणिनि महोदय ने उसको कितने भागों में रखा और हिंदी में कैसे आया, आइए उसको आगे हम देखते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं ना जी। 11 स्वर होते हैं हिंदी में, कुल 11 स्वर होते हैं। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? पूरा कहीं दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए, मैंने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद
तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को जो है तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे संस्कृत में होता है तो उसमें जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है, भेद। इसमें जो है देखिए पहला जो है ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। तीन भागों में स्वर को बांटा गया है, ठीक, बोलने के आधार पर, ठीक है ना। ह्रस्व मतलब जैसे जिसके बोलने पे कम समय लगे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अब इस जितना समय इसको लगा बोलने में, उससे ज्यादा इसको समय लगेगा बोलने में, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। अब दोनों से ज्यादा किसको लगेगा, इसमें लगेगा। जैसे मैं क बोला क, ठीक है ना, अब दूसरा बोला जैसे हमने उच्चारण किया का, ठीक, और दूसरा उच्चारण क्या कर रहे हैं, का। अब जैसे इसका जो है प्लुत वाला जो है, इसका एक वो होता है संकेतक चिन्ह ऐसे त्रिक तरह, ठीक। जैसे का बहुत मतलब जो ध्वनि है बहुत देर तक बोलेंगे, तो क्या हो गया, प्लुत हो गया, ठीक। स्वर मतलब जब हम बोलेंगे, ह्रस्व मतलब जो मूल स्वर है उसको क्या कहेंगे, ह्रस्व, ठीक। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, बोलने का आधार। स्वर कितने हैं, तीन आधार, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। इसके बाद अब देखिए पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर ना, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है हिंदी में 4 होते हैं, आ, ई, उ और री, ठीक है ना। ये हिंदी में दीर्घ होती नहीं है, री, ठीक है ना। आ, ई, उ, री क्या है, ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, री कितने हैं ये, 4। एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे उसमें टेट हुआ, सी टेट में और यूपी भी में पूछता है, कहीं पूछ सकता है। ह्रस्व स्वर संख्या कितनी है, 4। हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या 4, और संस्कृत में 5। हाँ, संस्कृत में 5। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 5। पांचवा स्वर कौन जुड़ा है, ली, ठीक। समझ में आया जी। संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है और हिंदी में कितना है, 4 है। अब आइए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर जैसे दीर्घ हिंदी में से 3 होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कितने होते हैं, 3। आ, ई, उ, ठीक जी। और संस्कृत में एक और बढ़ जाएगा, री हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, री। दीर्घ री ऐसे लिख देते हैं जी। इसका उपयोग वैदिक साहित्य में होता था पहले, ठीक। इसका उपयोग कहाँ होता था, अब इसका धीरे धीरे प्रचलन खत्म हो गया। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हिंदी में, 4। और दीर्घ स्वरों की 3। ये 3 मानिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे लिख दिया जाता है बस, ठीक है ना। जिसका एक चिन्ह है ओम, देखे ओम लिखा जाता है जब जी, ऐसे लिख के ओम, ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है। तो वैदिक में इसका प्रयोग हुआ, वैदिक साहित्य में प्लुत स्वर का। अब इसका प्रयोग खत्म हो गया धीरे धीरे। यहाँ तक आया जी। अब आइए क्या बोलते हैं स्वरों के, जैसे उसमें क्या हुआ, स्वरों के जैसे उसमें कितने भागों में कौन मांगा, ये देखिए। जैसे एक होता है मूल स्वर, ठीक है ना जी, मूल स्वर। मूल स्वर। दूसरा होता है
पहले जैसे कामता प्रसाद गुरु ने इसको पहले संधि स्वर माना है, ठीक है ना, लेकिन और किताबों में देखेंगे तो इसको मूल और दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक। कामता प्रसाद गुरु इसको क्या कहे हैं, संधि स्वर, ठीक है ना जी। अब देखिए मूल स्वर, मूल मतलब जब स्वरों, जैसे मूल मतलब जड़ होता है, जहां से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। और संधि मतलब जहां दो जोड़ आके मिलते हैं, जहां दो आपस में मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, संधि स्वर। तो कामता प्रसाद गुरु ने इन्हीं दोनों को पहले रखा है, तो मूल स्वर और संधि स्वर। अब इसी संधि स्वर से अभी दीर्घ हो जाएगा फिर संधि हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक। हाँ, जैसे मूल स्वर, तो मूल स्वर अभी बताए थे आपको, जो हर्ष स्वर है वही मूल स्वर है, ठीक है ना जी। आ, ई, उ और री, ये क्या है, यही क्या है, मूल स्वर है, ठीक। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यह संधि स्वर मतलब दो स्वरों को मेल से, चाहे वो सवर्णी हो चाहे असवर्णी, सवर्णी असवर्णी समझ रहे हैं कि नहीं जी। सवर्णी स्वर माने अपने सवर्ण मतलब अपने जात, सवर्णी स्वर, ठीक है जी। मतलब जैसे बोलने के आधार पर, ठीक, उच्चारण के आधार पर, जैसे होता है अकु विसर्गीय नाम कंठ, ठीक है ना, जैसे आ प्लस आ क्या है, ये सवर्णी है ना, ये अपने ही समान है, ठीक है ना, ये आ प्लस आ, ये क्या है, सवर्णी है। तो आ प्लस आ के आधार पे एक होता है संधि स्वर, एक असवर्णी मतलब विजाति, मतलब जैसे आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए हो गया। तो संधि स्वर जब इन्होंने नाम रखा है जो, तो इसको मतलब एक सवर्णी के आधार पे संधि स्वर होंगे, एक असवर्णी के आधार पे सवर्णी के आधार। अब देखिए इसकी संख्या जो 7 होती है, ठीक जी। सवर्णी संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। देखिए ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ, ठीक, ए, जैसे संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, ए, ओ, आओ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, संधि स्वर, ठीक है ना। पूछ लेगा संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7। और मूल स्वरों की संख्या 4, ठीक। यहाँ तक समझ में आया जी। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक में लिखा है, संधि स्वरों को 2 भागों में बांट दिया है उन्होंने, ठीक है जी। संधि स्वरों कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक इसी को देखिए, इसी को दीर्घ कर दिए, दीर्घ संधि स्वर और संधि स्वर, ठीक है ना। संयुक्त या संधि स्वर उसको कहेंगे संयुक्त स्वर, ठीक है ना, संयुक्त स्वर, ठीक। एक दीर्घ होगा, एक संयुक्त हो गया। दीर्घ में कौन कौन आएंगे, एक आएगा दीर्घ आ आएगा, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ। जो सवर्णी होंगे वो किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है ना, दीर्घ में। अब कैसे दीर्घ हुआ, दीर्घ संधि जानते हैं, जैसे दीर्घ, अब दीर्घ बता रहे हैं कैसे हुआ, ऊपर मिटा दें जी। जैसे दीर्घ हुआ, दीर्घ स्वर, जैसे आ प्लस आ हो जाएगा बड़ा, ये क्या है, दीर्घ, ठीक है ना जी। आ ई तब भी दीर्घ होगी, ठीक। हाँ, उ प्लस उ तभी बड़ा, यही जो 3 थे हुआ, ये तीनों क्या है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कहाँ से आया पता है, जो संधि स्वर का भाग कितने, कामता प्रसाद गुरु ने 2 माना है, क्या, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हैं, 3, वही 3 हम बता रहे थे, दीर्घ स्वर कितने हैं, 3। अब संयुक्त स्वर आ जाइए, तो संयुक्त स्वर में देखिए इस तरह मैं लिख रहा हूं, ए, ओ, ए, ठीक है जी। तो संयुक्त स्वरों की अगर पूछ लिया तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कितने हैं, 4। अब देखिए
ये है आ धन ई, तो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, और आ ए बराबर आ धन ऊ रहेगा। ठीक है ना जी। आ धन ऊ बराबर ओ रहेगा। ठीक, संयुक्त हो रहा है। जब विजाति से जो मिल रहे हैं वही उसी में रख दीजिए संयुक्त स्वर, जैसे याद करने के लिए बता रहे हैं। जैसे देखिए ये अपना सवर्णी ये नहीं ना है, ये अलग उच्चारण स्थान इसका है, जिसका उच्चारण स्थान अलग है। इसलिए जब विजाति मतलब दूसरे असवर्णी स्वर जब रहेंगे तो क्या बनेगा, संयुक्त स्वर। और जब सवर्णी स्वर रहेंगे तब क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। ठीक है ना, समझ में आता है कि नहीं आता। अब देखिए जैसे आ धन ऊ बराबर ओ, और फिर उसके बाद आ जाएगा आ धन ए बराबर ए, और आ धन ओ बराबर औ। अब आया संयुक्त स्वर कहाँ से आया जी। अब देखिए फिर से बता रहे हैं इसको, स्वर का जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, जैसे मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर और संयुक्त स्वर, संधि स्वर। ठीक है ना, कामदेव प्रसाद गुरु के अनुसार बता रहे हैं। जैसे बहुत प्रमाणिक किताबें है, मूल स्वर पहले होगा, फिर क्या होगा, संधि स्वर। संधि स्वर कितने भाग, 2 भाग। दीर्घ और संयुक्त, दीर्घ में आ ई उ, और संयुक्त में ए ओ ए औ। संयुक्त स्वर कैसे बना पता है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। दीर्घ स्वर पता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, क्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3, और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अब पूछ लिया कुल संयुक्त स्वरों की संख्या 7। ठीक है ना जी। हाँ, एक ये जो वासुदेव नंदन में दिया है कुल संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती। मान लीजिए कि कभी दे दिया, क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन बताते चल रहे हैं ना जी। अब देखिए आज ये आया केवीएस वाला, ठीक, 12 तारीख को है, 12 फरवरी को, 12/2, ठीक, 2023 एग्जाम, फरवरी, केवीएस टीजीटी। ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन वर्णमाला से 2 एक क्वेश्चन फिक्स है परीक्षा में। ठीक है जी। तो 12 को है, जैसे जैसे वासुदेव नंदन ने एक सवाल आया था एक बार कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या, इसमें ऑप्शन पे था 4 था, 2 था, 7 था, और इसके बाद 3। क्या मारेंगे, 7 मारेंगे। ठीक, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है ना, अब सिर्फ अगर हटा दिया कुल तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक जी, तो समझ में आया जी। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए उच्चारण या कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है जी, उच्चारण या कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। और कालमान किसे कहते हैं, जब हम अपने पलक को जितने समय में मतलब झपकाते हैं उसी क्या है, तो ये एक कालमान है। ठीक है ना, अब आपको पता है कितना सेकंड लग रहा है, पता नहीं है, तो जितने समय में हम उसको झपका दिए वो सबसे मतलब लो समय है। ठीक है ना, उसे वही कालमान है। ठीक, अब देखिए 2 प्रकार का है, एक मात्रिक, ठीक जी, ये 2 प्रकार का है ना। इसको जैसे उच्चारण के आधार पर हो जाएगा, कालमान के एक मात्रिक नहीं हो, तो मात्रा के आधार पे। ठीक, ये होगा लघु और एक है गुरु, इसको समझ लीजिए, बहुत काम का है। लघु और गुरु स्वर। ठीक, इसका जो प्रयोग कहाँ होता है, छंद में होता है। ठीक है ना, जैसे एक काल मान के आधार पर जितना हम कहेंगे उसको हम इस तरह कहेंगे, उसके लिए 1 पाई। ठीक, लघु हो गया, ये क्या हो गया, लघु स्वर। अब गुरु के लिए ये समझ लीजिए लघु स्वर, उसमें वही होते हैं जो मूल स्वर है। जो मूल स्वर है वही क्या है, लघु स्वर है। ठीक, जो मूल स्वर है वो लघु स्वर है, और जो दीर्घ या संयुक्त स्वर है वो क्या है, सब गुरु में आ जाएंगे। ठीक है ना, उसका जो एक चिन्ह बनाया गया है, माना गया है इस तरह। ठीक है ना जी। और लघु और गुरु,
इसका जो प्रयोग क्या होता है? छंद में। छंद में होता है। ठीक है जी इतना समझ में आया? जी जी। अब आ जाइए, जैसे यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जात के आधार पर स्वरों का भेद। ये जो है, ये जितना चल रहा है जी यहाँ, जितना कुछ हो रहा है वर्णमाला में, सब कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन की किताब से है। ये प्रमाणिक किताब है, इसके अनुसार हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है ना? जी। हाँ। अब जैसे अब आ गया, क्या बोलते हैं, जात के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जात के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। ठीक, असवर्ण असवर्ण स्वर और सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर, ठीक है ना? असवर्ण स्वर और सवर्ण स्वर। ठीक, सवर्ण, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक और नाम दे सकते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर और सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, ठीक है ना? जी। जात के आधार पर स्वरों के दो भेद, एक असवर्ण स्वर और एक सवर्ण स्वर। इसी को एक विजातीय स्वर कहते हैं, इसको सजातीय स्वर। विजातीय स्वर मतलब वो स्वर होते हैं, ठीक, जो अलग अलग मतलब असवर्णी, जो अलग अलग असवर्णी से मिलकर बने होते हैं। और सजातीय स्वर मतलब अपने ही जात के मिलके जो बने होते हैं। दोनों परिभाषा पता चल गया? जी। असवर्णी स्वर, ठीक, असवर्णी स्वर जैसे हो गया समान स्थान या प्रत्यय के आधार पर बोलने जाने वाले सवर्णी होते हैं। ठीक, समान स्थान। सवर्णी स्वर मतलब जो समान, वही बता रहे हैं ना, जो समान स्थान मतलब जब उच्चारण स्थान जब हम कर रहे हैं, जो अपने घर में रहेगा, अपने जात में, वही तो सजाती होगा ना जी। ठीक, और जो अलग अलग से जिसका संधि होगा वो क्या होगा? विजाती होगा। जैसे इसमें हो गया दीर्घ आ होगा, दीर्घ ई होगी, दीर्घ उ होगा। ठीक, ये क्या है? सवर्णी स्वर। ठीक, जैसे एक सूत्र है संस्कृत में, अपूह विसर्गीय नाम कंठ है, इसमें आ फिर का, ठीक, का भी इसमें आएगा। ठीक, फिर विसर्ग भी आ जाएगा। ठीक है ना? हा भी आएगा। मतलब जो अपने ही घर में जो है वो क्या है? सजाती। ठीक, अब समझ आई बात? अब इसके लिए असवर्ण या विजाती, असवर्ण या विजाती में आ जाएंगे। जैसे आ ही हुआ, आ और ई यहीं लिख दिया, तो ये कहाँ है? ये तो अलग हो गया ना जी। अब जैसे ऊ लिख दिया, फिर उसके बाद लिख देंगे हम ये भी अलग हो गया। ठीक, जो मतलब असवर्णी स्वर है, अपने सवर्ण में न रहकर दूसरा सवर्ण जोड़, जैसे आ धन ई, ये कहाँ? ये तो असवर्णी नहीं हो गए। यही कह रहे हैं कि दो तरह की उत्पत्ति होती है, एक होता है सवर्णी स्वर, एक असवर्णी। ठीक, ये समझ में आया दोनों? जैसे इसका जो प्रयोग होगा ना, तो संध में होगा। जब आप व्याकरण वर्णमाला अच्छी तरह समझे रहेंगे तो संध एकदम आसान हो जाएगी। ठीक, कहाँ से निकल के कौन जुड़ रहा है, ये सजाती विजाती उसमें जुड़ते हैं भाई। संधि तो वही होगी ना, या तो अपने में होगी या तो अलग होगी। ठीक, या तो अपने परिवार में संधि होगी या तो अलग होगी, है कि नहीं? यहाँ तक आया समझ में? आज स्वर के बारे में पूरा बता देते हैं। ठीक, अब देखिए उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं। ठीक है ना? एक सानुनासिक, एक अनुनासिक। ठीक है ना? उच्चारण के आधार पर स्वरों कितने भेद हैं? दो। उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वरों के दो भेद हैं। यहाँ से पूछना फिक्स है, जो भेद लिख रहे हैं
इसको लिखते जाइए मन करे तो। उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद दो भेद होते हैं, ठीक है ना। एक स अनुनासिक, एक निर अनुनासिक, ठीक है ना। जी एक स अनुनासिक होगा, एक निर अनुनासिक। स अनुनासिक, स नु ना सिक, ठीक है ना। जी एक क्या है, निर नीर निर निरानु नासिक नासिक। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं हाँ? एक स अनुनासिक, एक निर अनुनासिक, ठीक। जी तो पहले हम स अनुनासिक के देखते हैं, जी ठीक ना। स अनुनासिक, ऐसी ध्वनियां जब हम उच्चारण करें तो स अनुनासिक। इसको पहले भाषा मैंने इसके शब्द से समझिए। स मतलब साथ में, अनुनासिक और नासिका भी साथ साथ। जब हम बोले अब उच्चारण स्थान के साथ साथ नास कुछ कुछ जो आवाज कहाँ से निकले, नाक से भी निकले, तो क्या हो गया, स अनुनासिक। और निर अनुनासिक, निर मतलब बिना, अनुनासिक बिना नाक के, ठीक। जो मैं उच्चारण करूं, जो आप लोग बोले, जो आप लोग उच्चारण करें या कोई भी करे, तो बिना नाक से जिस शब्द का उच्चारण हो, जिस वर्ण का उच्चारण हो, वो क्या कराएगा, निर अनुनासिक स्वर। जी इस तरह कह सकते हैं जैसे वैज्ञानिक भाषा में कि स अनुनासिक, जिस स्वर का उच्चारण नाक और मुंह के बोलने के आधार दोनों में हवा मतलब निकले, उसे क्या कहते हैं, स अनुनासिक। और जिस वर्ण का, जिस स्वर का उच्चारण समय अनुनासिक मतलब निर अनुनासिक, नाक का प्रयोग ना हो, सिर्फ गला और मतलब और जो ध्वनिया उसके अनुसार निकले, उसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, निर अनुनासिक, ठीक है ना। जी हाँ, ये है समझ में जी क्या बाबा। जी स अनुनासिक, निर अनुनासिक, ठीक है। देखिए देखिए, कुछ श्वास मुख से, कुछ श्वास नाक से, तो क्या हो जाएगा, जैसे याद करने को बता रहे हैं, कुछ श्वास मुख से, कुछ श्वास नाक से, तो क्या हो गया, अनुनासिक। ये बहुत कंफ्यूज करता है, अभी एक और आएगा वो और कंफ्यूज करेगा, ठीक है। स अनुनासिक, निर अनुनासिक, ठीक। जी तो स अनुनासिक मतलब साथ में, हाँ, नाक और मुंह साथ में, और निर अनुनासिक सिर्फ मुंह, जी ठीक है ना। सिर्फ मुंह का प्रयोग हो, मुख का प्रयोग और इसका प्रयोग नाक का ना हो, तो क्या हो गया, निर अनुनासिक, ठीक। जी अब देखिए उसमें क्या बोलते हैं, स अनुनासिक में देखिए वो हो गया, जैसे गांव, क्या है ये, सानुनासिक स अनुनासिक है, ठीक है। गांव हो गया, फिर दांत हो गया, ये चंद्र बिंदु का जो है क्या है, जी स सानुनासिक अनुनासिक है, चाँद जी चाँद है, ठीक है ना। इसमें चंद्र बिंदु में एक और अभी आएगा, इसके बाद मैं उसको बताऊंगा। जी अनुस्वार दोनों बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो चंद्र बिंदु मतलब नाक और मुख दोनों याद रखिए। स अनुनासिक जो वर्ण रहेंगे वो क्या कहेंगे, नाक मुंह से नाक मुंह। तो गांव लिखा, गांव अगर लिखेंगे तो यहाँ अनुस्वार अगर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जी हमेशा चंद्र बिंदु मतलब जहाँ चंद्र बिंदु लगी रहेगी वो जान लीजिए स अनुनासिक वर्ण है, जी ठीक है ना। और चंद्र बिंदु हमेशा जो है आ ई और ऊ पे लगती है, जी जिसके ऊपर मात्रा न हो। जैसे देखिए इस पे हम लगा सकते हैं, जी ठीक है ना, जी और इस पे लगा सकते हैं, ठीक। जी इस पे हम नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताइए। जी जब जब ये यहाँ आएगा, अभी आगे बताएंगे हम, जी जब इसको आएगा यहाँ हमेशा अनुस्वार प्रयोग होता जी। है। अनुनासिक की जगह पे अनुसार का प्रयोग हो जाना, मतलब काम चलाओ जैसे कहते हैं कि उसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। जी कुछ चीजें माननी पड़ती है, जी हाँ, ठीक। जी अनुनासिक, निर अनुनासिक, दोनों समझ में आया। जी ये गांव निर अनुनासिक देखिए उदाहरण, परिभाषा समझ में आ गई ना। जी निर अनुनासिक या निरानुनासिक, जी ठीक है ना। जी इसमें जैसे जैसे उदाहरण में देख रहा हूँ, इंटर का उदाहरण है इसमें, इसमें है जैसे इधर, जी इधर लिखना है ई ध र, ठीक। जी सही चलो लो, अरे एकदम बंदा देख के